नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज नेशनल हेराल्ड दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में फाइलें खंगाली। सूत्रों के मुताबिक छापे में मिले कागजात में हवाला के जरिए लेन देन और व्यापारियों से रिश्तों का खुलासा हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम डरेंगे नहीं। राहुल ने कहा कि अब सत्याग्रह नहीं, रण होगा। इससे पहले कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में भी छापों को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए बीजेपी दमन की कार्रवाई कर रही है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर सील किए जाने और कांग्रेस मुख्यालय की पुलिस घेराबंदी को लेकर राहुल गांधी खासे उत्तेजित नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि अब सत्याग्रह नहीं, रण होगा। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस ना तो रण कर पाएगी और ना ही उसे रण करने दिया जाएगा। जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। कांग्रेस पार्टी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो प्रथम परिवार है उनके साथ भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार जो हिंदुस्तान की सिस्टम है वो कर रही है। स्वाभाविक है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाए, तो क्या जो हिंदुस्तान का संविधान है उन्हें भ्रष्टाचारियों की तरह ट्रीट नहीं करके उनका महिमामंडन करेगा क्या? तो आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की तरह। ये देश का सिस्टम उन्हें संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है उसमें ट्रीट कर रही है। उधर नेशनल हेराल्ड पर छापों, कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर पुलिस की घेराबंदी को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने जमकर विरोध किया। उनके विरोध के कारण सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल खड़गे ने कहा कि ईडी ने उन्हें अभी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचने के लिए संदेश भेजा है। सदन की कार्रवाई के बीच ये कहां तक जायज है, इस बात पर उनकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से तीखी बहस हुई। इस बहस के दौरान हंगामा होने पर सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचने पर ईडी के अफसरों ने कागजात खंगालने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन कागजों से हवाला लेन देन की जानकारी मिली है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि वो इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 11 बजे के पहले बुला लेते या 5 बजे के बाद बुला लेते। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, उसके पहले 0 आवर था जिसके अंदर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना था। देखिए, आज एक ऐसी घटना हुई है जो इतिहास में कभी नहीं हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन, हाउस में 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी बैठा, दूसरा लीडर ऑफ द हाउस, तीसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन। उसकी जब नोटिस हो, वो बोलने जा रहा हो, उसके ठीक पहले आप ईडी से समन करा लें और उस समय समन कराएं जब हाउस चल रहा, तो इसके मतलब कि आपने उसके बोलने के अधिकार बंदिश लगाई। कांग्रेस ने देश में अघोषित आपातकाल लागू किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर 5 अगस्त को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए नेशनल हेराल्ड को सील किया गया है
और राहुल गांधी के घर की घेराबंदी की गई है। इस मौके पर कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी नजर आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रह गई है। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। और हमको दुख इस बात का है कि जितने लोग भी जांच एजेंसी में हैं, आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है। बहरहाल कांग्रेस को मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले में घेरने में कामयाब जरूर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। यंग इंडिया के दफ्तर जो है वहां पर भी छापेमारी हुई और ऐसे में वहां पर कल भी ईडी की टीम मौजूद थी, आज भी मौजूद थी और लगातार वहां पर तमाम जो कागजात है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और क्या कुछ वो हो सकते हैं और किस तरह से ईडी इस पूरे मामले को आगे लेके जा रही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका भी। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ करेंगे क्योंकि कल भी जिस तरह से यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी की टीम मौजूद थी, आज भी मौजूद है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का जो लिंक है वो हवाला के जरिए पैसे के लेन देन और व्यापारियों के रिश्ते के खुलासे की अभी तक खबर निकल के सामने आई है। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, नेशनल हेराल्ड केस का जो है एक बार जांच 2016 में भी हो चुकी है और इसी सरकार थी, उसी के दरमियान ये जांच हुई थी। और जब जांच हुई थी ईडी को कोई साक्ष्य नहीं मिला था और उसके बाद ये केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन विडंबना ये है कि आप करप्ट अधिकारियों, करप्शन जहां पे पैसों का लेन देन है, जहां पे गबन हो रहे हैं, वहां पे तो आप छापे नहीं पड़वा रहे हैं, ईडी की जांच वहां पे नहीं करवा रहे हैं। आपके जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर तो आप कोई ईडी की जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से ईडी को आपने भारतीय जनता पार्टी का ये एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो गया है, जहां पे किसी विरोधी पक्ष के नेता की आवाज को दबानी हो तो वहां पे ईडी का समन भेज देते हैं, ईडी की जांच शुरू कर देती हैं। आज ही का आप उदाहरण ले लीजिए। आज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सत्र के सेशन के दौरान जो है उनको ईडी की जांच के लिए बुलाया गया। आपने देखा किस तरह से, इस तरह से इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सत्र के दौरान बुलाया गया है किसी भी कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए। इसको पहले भी बुलाया जा सकता है या सत्र के बाद भी बुलाया जा सकता है, लेकिन नहीं, इनको दिखाना है कि हम जो है, ये एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जांच कर रहे हैं और आरोप अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार आरोप तो लगे हुए हैं ना सर, दोष कोई सिद्ध नहीं हुए ये कहा जा सकता, लेकिन आरोप का सामना तो आप लोग कर ही रहे हैं। आरोप तो आप लोगों पे लगे हुए ही हैं और आप आरोप लगाने के लिए कोई सिद्ध होने वाली बात नहीं होती। अभी तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ, वो एक अलग बात है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन हरीश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ क्योंकि सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं और आरोप बहुत गंभीर की बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसका जिक्र कांग्रेस लगातार करती आ रही है। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी से और अमित शाह से डरने वाले नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। ये राहुल जी को मना किसने किया और मुकाबला वो कर ही रहे हैं। 14 में भी की, 19 में भी की और उत्तर प्रदेश में 22 में की। सवाल इस चीज का
रिलेवेंट सवाल नहीं हुए नेशनल हेराल्ड को मिले। उसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते कि कैसे वो सारे के सारे शेयर यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर हो गए नेशनल हेराल्ड के, और 90 करोड़ का जो लोन दिया गया वो कैसे माफ हो गया। तो क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कहना, मुझे लगता है कि जब भी कोई कानून के शिकंजे में फंसता है तो अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए इस तरह की विक्टिम कार्ड प्ले करता है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस कहीं न कहीं, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, नेशनल हेराल्ड केस के मामले को लेकर के चूंकि निरुत्तर है, उसके पास कोई तर्क संगत जवाब नहीं है, तो आज वो इस तरह की बात कह रहा है। भाई कांग्रेस भी तो लंबे टाइम तक थी सत्ता में, सरकार में। आपने ईडी को असंवैधानिक घोषित कर दिया होता, उस एक्ट को एवालिश कर दिया होता जिसके साथ ईडी काम करती है, तो ये परिस्थिति न खड़ी होती। लेकिन जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगर आप सच हैं, दूध के धुले हैं, तो आखिर ये बात कोर्ट है, न्यायालय है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उन तथ्यों के साथ क्यों नहीं आते सामने, जो ये साबित कर सकें कि नहीं श्रीमान राहुल गांधी जी या सोनिया जी ये या फर्स्ट असेंबली कांग्रेस की पूरी तरह इसका कोई गुनाह नहीं है, इसमें बेगुनाह है और निर्दोष है। तो ये तो कुल मिलाकर के केवल इसलिए बातें कही जा रही हैं कि आज कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है तो इसमें क्वेश्चन में घेरे में, और उसका सवाल का जवाब उसके पास नहीं, इसलिए ये आरोप करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहे सवाल के जवाब नहीं है, आप लोग बेबुनियाद इल्जाम सरकार पे लगा रहे हैं, जबकि एजेंसी अपना काम कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए नेहा जी, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा, मैं हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड की, तो नेशनल हेराल्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता दिया गया है पहले ही कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स है जो प्रॉफिट का अंश नहीं ले सकता है। तो किस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रॉफिट का या उनको फायदा मिल रहा है, जरा ये मुझे समझा देंगे। रही बात दूसरी कि उसमें कैश का ट्रांसफर कहीं पे भी नहीं हुआ है, सिर्फ बुक ट्रांसफर हुआ है, वो भी बता दिया गया है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि लोन माफ कर दिया गया। अरे भाई आप जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 11 लाख करोड़ रुपया इसी मोदी सरकार में पूंजीपतियों के लोन माफ किए गए। तो आप पूंजीपतियों की सरकार है, वो जवाब दे सकते हैं क्या क्यों किसानों का लोन माफ नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप पूंजीपतियों का लोन माफ कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, मैं साफ तौर से एक चीज कहना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 5000 से ज्यादा ईडी के केसेस दर्ज हुए हैं। इन्होंने कितने बीजेपी नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई की है, जरा ये मुझे 5 आदमियों के नाम बता दें। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं इनको, 5 आदमी का नाम बता दें जिनके ऊपर ये ईडी की जांच ये करा रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं करा रहे हैं। ये क्या है, ये वॉशिंग मशीन है। जब कोई इनके खिलाफ बोलता है ईडी की जांच लगा देते हैं, जब इनके सपोर्ट में बोलता है या इनकी सरकार बनाने होती है तो अपने तरफ मिलाकर उसको वॉशिंग मशीन में धो के साफ और उजला बना देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया है आज कि वह विरोधियों की आवाज को उठने नहीं देना चाह रही है, हर प्रकार से दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे और नहीं झुके तो इन लोगों से क्या डरेंगे जो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे ये कभी। आज की परिस्थिति देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा। यही जेपी नड्डा है, अपने जब इनकी मीटिंग होती है नेताओं की और लोगों की, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो उसमें कहते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज तो आप क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे, आपकी मंशा यही है, और आप जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कल राष्ट्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी।
तो क्या आपकी मंशा है? आप देश में एक पार्टी, एक देश, एक झंडा के तले काम करना चाहते हैं, और जब एक होता है तो चाइना उदाहरण है। सिंगल पार्टी रूल में किस तरह से तानाशाही की जाती है कि वहां पे लोगों को बोलने तक के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा वही है, और इन्होंने गुजरात में भी यही किया। जब ये मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहां पे भी इनका हथकंडा यही था, वो विरोधियों को खत्म कर देते थे इसी तरह से। आज वह देश में भी यही लागू करके और यही काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहे लाख सितम कर ले, ये चाहे लाख जुल्म कर दे, चाहे जेल में ठूस दे, चाहे हमारे ऊपर ईडी की जांच बुलाए, हम लाख ये कुछ भी कार्रवाई करें, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हम सड़क पर उतरकर चाहे 144 लगा दें, चाहे हमको परमिशन न दे, हम जनता की आवाज को उठाएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे को जब हम उठा रहे हैं तो ये हमें जेल में ठूसने का काम। ठीक है हरीश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं और गेस्ट का रुख करूंगी। क्या वाकई विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्या विपक्ष को? रत्नाकर जी के पास, चूंकि मैंने कहा ना कि तर्कसंगत जवाब नहीं है, पहली बात तो मैं इनकी 2-3 चीजों का जवाब देता हूँ कि एक भी बैंक के, किसी भी बैंक को ये अधिकार नहीं है कि किसी का 1 रुपया भी ऋण माफ कर सके। ये जितने भी एक्ट हैं बैंकिंग के, उसको सबको खंगाल के देखिए। गलत बयानी करना ये कांग्रेस का एक चलन बन गया है, वो बात अलग है, लेकिन गलत बयानी करके आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। किसी बैंक से आप किसी का 1 रुपया माफ करा के नहीं दिखा सकते, पहली बात। दूसरी चीज, अगर भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप आपके पास है तो आप भी दीजिए ना ईडी को, आप भी उन तथ्यों को दीजिए ईडी को, ईडी उसकी भी जांच करेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मुहिम चल रही है तो निश्चित रूप से तमाम सारे लोग उसकी जद में आएंगे, और जद में आएगा। अब तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा था ना, बीजेपी को छोड़कर, आखिर पार्थों के यहाँ और उनकी जो फ्रेंड्स थी उनके यहाँ जो पैसा निकला इतना सारा, वो क्या था? अब तो चुनाव हो रहा होता तो आप ये कहते कि डराने के लिए कर दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं, मुझे लगता है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का वो नहीं, इससे नहीं काम बनेगा। अगर वास्तव में तथ्य है कुछ तो उन तथ्यों को आप सामने लाइए और वो फैक्ट फिगर ले आइए। और ये बात कह देना कि 11 लाख माफ कर दिया, 14 लाख करोड़ माफ कर दिया, ये सब फर्जी बातें। 1 रुपया भी मैं कोई नहीं सर, सवाल ये भी है ना कि जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो अगर भारत में है, आज तक नहीं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा ही विपक्षी पार्टी कह रही है, और कई जो लोग हैं वो लेकर भाग गए, उनके वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की जा रही सरकार की तरफ से। देखिए ये सब बातें यही लोग कहते हैं, वो लोग भी खींच के आ रहे हैं। कौन है कि जो इससे बच पा रहा है? तो शिकंजे से कोई वो विजय माल्या तो 5,000 करोड़ रुपया देने के लिए भी तैयार हो गए थे कि हम बैंकों को अदा कर देते, हमको 9,000 करोड़ रुपया हमको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जो ऑफेंडर हैं, जो ये पैसा हजम करके भाग रहे हो, चाहे वो कोई विजय माल्या हो, चाहे अन्य संदेशरा हो, चाहे कोई, सबके खिलाफ कार्रवाइयां इन प्रोसीडिंग है, सब उस जद में है और सब उस घेरे में। ठीक है, ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, मैं आपका रुख सीधा कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई लगता है कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा कर रही है, जिसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं? जब जब प्रदर्शन करती है आप कह रहे हैं तो ड्रामा करती है, क्या नहीं लगता है कि जांच अगर हो रही है तो होने दीजिए? अगर यंग इंडिया में लगता है ईडी को की छापेमारी करने की जरूरत है, दस्तावेज खंगालने की जरूरत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अगर आप दोषी नहीं हो तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत है? लगता है आपको ड्रामा हो रहा है? देखिए नेहा जी, आप एक चीज को याद करें, 2016 से ये केस चल रहा है, तो ये कितने लंबे, ये इन्होंने ईडी और ये सेंट्रल एजेंसियों को अपने प्रचार में लगा रखा है कि किसी विरोधी दल को किसी तरह से हम कलंकित करें। ये लोकतंत्र के ऊपर हानि है। अरे उसका एक फास्ट ट्रैक में लाके उसका निर्णय दीजिए, कितना लंबा खींचेंगे? ये क्या 100 साल चलेगा एक केस? 6 साल हो गया, उसका अभी तक निर्णय नहीं है। बार बार नेशनल हेराल्ड कर, उसके बाद अरे फटाफट एक निर्णय देके दोषी को दोषी करार दिया जाए और जो दंड मिलता है उसे दंडित किया जाए। तो वो तो नहीं है, इसे तो अपना प्रचार तंत्र बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इनके जो
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो अखबार के नीचे पैसे लेते हुए पकड़े गए नारदा स्ट्रिंग केस में, उसके ऊपर वो बीजेपी में घुस गए तो वॉशिंग मशीन में घुस गए, वो साफ हो गया। वहां पर कोई भी इंक्वायरी नहीं है इनकी। अपना तो बता दीजिए सर, जो पश्चिम बंगाल में छापेमारी हुई है उसमें कितने करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, वो पता है आपको? अब ठीक है छपी, तो हमने तो हमारी दल ने साफ ही बोला हुआ है कि जो दोषी है। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है ईडी की तरफ से बेकार में छापेमारी की जा रही है? केंद्र सरकार कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियों को, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? छापेमारी में पैसा निकल रहा है, करोड़ों रुपए निकल के सामने आया है, उसके बाद भी आप ये ऐसे कह रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार जो है हथकंडे की तरह इस्तेमाल करती है। क्यों, किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हैं? कम से कम टीएमसी तो इस तरह के आरोप ना लगाए। देखिए हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि इसे ये प्रचार तंत्र में मत यूज करें। अगर दोषी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री दोषी हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक में लिया जाए, उन्हें दोषी करार दिया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। उसे अब 1 साल तक उस केस को लेकर प्रचार तंत्र ना बना दिया जाए। क्यों डैमेज हो रहे है? क्या डैमेज हो रहा है क्या आप लोगों को? क्या लग रहा है कि इमेज खराब हो रही है टीएमसी की? देखिए ये इस चीज से टीएमसी की इमेज दिख रहा है कि एक सिंगल आदमी दोषी है तो हमने दल से बोल दिया है दोषी है और उसे अपने दल से निकाल दिया है, हर पदों से निकाल दिया गया है। डैमेज का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो पार्थ चटर्जी पे छापेमारी हुई तो पार्थ चटर्जी का जो असली चेहरा था वो खुल के सामने आ गया। न जाने टीएमसी में ऐसे कितने और नेता है या फिर देश में ऐसे कितने और नेता है जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे होंगे या अपने घर में रख के बैठे होंगे, जिनको पता ही नहीं, अभी तक पता ही नहीं होगा ईडी को। तो छापेमारी होगी रत्नाकर जी, तभी तो पता चलेगा कौन जो आरोपी है, क्या वो दोषी है या नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो 2-4 नेता वैसे निकलने चाहिए, केवल विरोधी दल वाले ही निकलेंगे। अभी हरीश जी ने कहा ना आपको कि आप लोगों के पास अगर लगता है तो आप लोग नाम दीजिए, ईडी को भेजिए, वो तमाम चीजें तो दिए जाए। जब तक टीएमसी के अंदर शुभेंदु अधिकारी थे तो उनके पर इनका ही सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, जो कागज के अंदर मोड़ के पैसा लग गया, अब उनके पर क्यों बंद हो गया? ठीक है, इसका मैं कोर्ट का एंगल भी जानने की कोशिश करूंगी। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले रत्नाकर जी जल्दी से। देखिए नेहा जी, नाम देने की बात जहां तक है, मैं आपको नाम भी दे देता हूं और पहचान तो बता भी देता हूं, और लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार जो है घोटाला हुआ है। ये जो येदुरप्पा जी पार्टी के मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, साहब बहुत बड़े वकील हैं। अरे सुनिए, जो सत्य के साथ ईडी के पास चले जाए, जिसका नाम है आपके पास, तो ऐसे नाम जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा सुन लीजिए, रत्नाकर जी सुन लीजिए, आपके पास कोई प्रामाणिक तथ्य है तो उन तथ्यों सब प्रामाणिक तथ्य है। एक भी तथ्य को मेरे अगर आप झूठा साबित कर दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम नहीं, आंकड़े सदन से उठाए गए हैं, आप कोर्ट को दीजिए, सारे आंकड़े सदन से मैं लेकर आपके तथ्यों के ऊपर बात करता हूँ। आप तो नेहा जी मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं ये बात देता हूँ। नहीं, आप रत्नाकर जी आप कह रहे देखिए हमारे पास नाम नहीं है तो नाम को ईडी के पास भेजिए ना, क्यों नहीं भेजते आप लोग उस नाम को? तथ्यों के आधार पर भेजिए, सबूत भेजिए। आप ही की बात कह रहा हूँ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से साफ मुकर जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने देखा ये मानसून सत्र में ही जयंत सिन्हा सदन में आकर बोलते हैं कि देश में कहीं पे महंगाई है ही नहीं। मतलब क्या देश में कहीं पे महंगाई नहीं? महंगाई पे आ गए आप। जनता को अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ईडी की बात कर रहे थे, छापेमारी की बात कर रहे थे, अब महंगाई पे पहुंच गए। मैं आपको देता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि येदुरप्पा जी के ऊपर 5,000 करोड़ के गबन का आरोप लगा। आपने ईडी की जांच किया क्या? 40% ठेकों में कमीशन लेने का काम करते थे लोग वहां पे भारतीय जनता पार्टी के, उसकी जांच हुई क्या? एक ठेकेदार ने ये बयान देकर वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसकी जांच की है? उसके सामने पहुंचे कि कहां पे 40% कमीशन खाया जा रहा है? येदुरप्पा जी। दूसरा उदाहरण दे देता हूं। नारायण राणे जो इनके नेता है, 10,000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है इनके ऊपर। आप क्यों नहीं जांच करते हैं? आप जांच नहीं करेंगे। आप ईडी के 5,000 से ज्यादा केसेस में मैं फिर वही प्रश्न रिपीट करता हूं,
5 मंत्रियों या विधायकों या सांसदों का नाम बता दे जिस पर ये बीजेपी के जिस पे जांच हो रही है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं बता पाएंगे ये बैठ के यहाँ पे चैनल हमारी बातों को झूठा साबित करेंगे। झूठ बोल रहे हैं। सदन में जब वित्त मंत्री कहती है, जब हम पूछते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो बोली कि प्याज लहसुन नहीं खाती जी। मैं क्या जानती, जीएसटी में जीएसटी क्यों लगाया दूध दही पे? अरे वो तो जीएसटी काउंसिल का फैसला है जी, मैं क्या करूंगी उसमें? तो जब आपके कंट्रोल में कुछ बात है ही नहीं, जब आप देश की जनता के भला में कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप गद्दी पे क्यों बैठे हैं? आपको तो त्याग पत्र देकर चले जाना चाहिए जनता के बीच में। कोई आपके पास प्रामाणिक तथ्य है तो सब प्रामाणिक तथ्य बोल रहा हूँ। सदन की कार्रवाई देख लीजिए, सदन की कार्रवाई देखिए ना। सदन में कोई आदमी रिकॉर्डेड होता है हर चीज, और हर चीज प्रामाणिक लोग वहाँ पे बोलते हैं। आज सिर्फ एक ही टेप रिकॉर्डेड चालू करेंगे कि प्रामाणिक तथ्य मैं आपको दूं कितना प्रामाणिक तथ्य? आपको दूं प्रामाणिक तथ्य? मेरे पास बहुत सारे प्रामाणिक तथ्य है। आपके पास चूंकि प्रामाणिक कोई तथ्य नहीं है, इसलिए आप खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। प्रामाणिक तथ्य होते तो आप भी कोर्ट पहुंचे होते। नहीं, और प्रामाणिक तथ्य है तो आप जाइए ना, कोर्ट जाइए, ईडी को लिखिए, बताइए उन्हें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वहाँ पे भी छापेमारी हो। मैं प्रदीप जी का रुख कर ले तो फिर आती हूँ। प्रदीप जी, कोर्ट के अंदर अभी जब मामला चल रहा है, किस तरह का ये एंगल देखते हैं आप, और क्या कुछ अभी फिलहाल देखा जा रहा है कोर्ट में? नेहा जी, सुप्रीम कोर्ट अभी लास्ट वेडनेसडे को, पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जो राइट्स है और उनके कहाँ तक कार्य कर सकते हैं, वो जो स्फीयर था उनका, उनके राइट्स एंड उनकी पावर्स के बारे में एक जजमेंट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है, जजमेंट देता है, तो वो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आर्टिकल्स हैं या दूसरे विभिन्न एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उनके बेसिस के ऊपर वो जजमेंट आता है। उस टाइम पे भी मुद्दा एक था, सभी लगभग 250 के करीब पेटिशन थे, तो आप समझ सकते हैं कि हर पेटिशन के साथ कोई ना कोई एक एडवोकेट तो कम से कम होंगे ही जो उस पर्टिकुलर पेटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 250 लोगों के अगर प्रतिनिधि वहां पर हैं और उनके प्रतिनिधित्व में सुप्रीम कोर्ट उनको सुनने के बाद एक फैसला दे रहा है कि ईडी के पास जो पावर्स हैं वो ठीक हैं, जो वो कर रहे हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर देयर एक्ट, ईडी का अपना अलग एक्ट है, तो उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। 2-3 बातें हैं। हम मानते हैं धरना प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। आर्टिकल 19(1) में हमें 6 तरह की फंडामेंटल फ्रीडम्स मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, लेकिन वो असेंबली तो होनी चाहिए, वो पीसफुल होनी चाहिए। इसी तरह फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट, एक कंट्री के अंदर कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन अपना कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, किसी तरह की एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, या आप कहीं पे भी देश में रह सकते हैं। ये जो जितनी भी फ्रीडम्स हैं हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 में दिए गए हैं, लेकिन कोई भी जो ये आर्टिकल है, कोई भी हमारी जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी हुई है, ये नेहा जी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आर्टिकल 19 का ही पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखें तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये दी हुई हैं कि अगर कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ होगा, या देश की सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, या देश की सोवरेनिटी के खिलाफ होगा, या किसी के लिए डेफेमेटरी होगा, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पाबंदी है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चाहेंगे कुछ भी कर लेंगे। मैं एक जजमेंट का हवाला देना चाहूंगा यहाँ पर। एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत 1972 में हम काफी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपीयर जब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो उसमें इस जजमेंट का खासतौर पे हवाला दिया जाता है। ये हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई था एक मैटर 1972 के अंदर। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये जो जजमेंट का आपको हवाला दे रहा हूँ या जो मैंने आर्टिकल्स की आपको बात कही, वो इस बात के जवाब में दी कि आप जो कह रहे हैं कि अब हम रन करेंगे,
आप रण कीजिए, रण नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आप बाध्य हैं। आप पीसफुल प्रोसेशन कर सकते हैं, आप पीसफुल तरीके से असेंबल हो सकते हैं, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी एजेंसी तक पहुंचा सकते हैं। तो जब ये ऐसी बात आई तो पुलिस कमिश्नर ने, हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर मुंबई ने, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पुलिस कमिश्नर ने अपना एक वो रखा कि यहाँ पर, क्योंकि मुंबई में वो यूनियनबाजी काफी होती थी उस टाइम के ऊपर, तो काफी सारे यूनियन के जो लीडर्स होते थे वो लोग सड़कों पे आते थे और सारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी उनकी जो मांग थी उसको, हिम्मत लाल जो थे पेटिशनर थे, उनकी कंटेंशन को, उनकी प्रेयर को ये कह के निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप इंडेफिनेट बैन नहीं लगा सकते। पुलिस कमिश्नर ने जब ये कहा कि हमें आप परमिशन दीजिए कि हम कोई भी बात करेगा कोई, तो आप उसको वो बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैन आप एब्सोल्यूट बैन नहीं लगा सकते किसी असेंबल होने का, कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1) में राइट है, लेकिन आप एक अगर अपने बात कहना चाहते हैं, प्रोसेशन निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको पीसफुल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पब्लिक, जैसे आप देखते हैं कई जगह बसें जला दी। सवाल इस बात को लेकर कि इसके क्या मायने निकाले जाए, सत्याग्रह नहीं रण होगा, क्या कहना चाहती है कांग्रेस और क्या करना चाहती है कांग्रेस, ये भी समझा दीजिए। देखिए पूजा जी, सत्याग्रह नहीं रण होगा का अर्थ ये है कि जब हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, चाहे सड़क हो चाहे संसद, वहां पे लेके जाते हैं और सोचते हैं कि हम जो है इस गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार को आवाज उठा करके और इनको सुनाना चाहते हैं, तो अगर वहां पे जब हम मांग करते हैं किसी चीज की, तो ये हमें सड़क पे भी धारा 144 लगाकर जेलों में ठूस देते हैं। तो हमारी बात तो वहां पे हो नहीं पा रही है। जैसा कि अभी लीगल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि शांतिप्रिय तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं कहीं पे भी। हम जब सत्याग्रह करने की जा रहे हैं तो सत्याग्रह तो कोई हिंसक कोई प्रदर्शन है नहीं, और वो भी हम राजघाट, जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के बगल में हम सत्याग्रह करने जा रहे थे, तो भी ये सरकार हमको सत्याग्रह नहीं करने दे रही है। जब हम सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश रण करेंगे, आप रण करेंगे उसके बाद अगर आपको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो आप हिंसक प्रदर्शन करेंगे, रण करेंगे। आपकी बातों पे आ रहा हूँ, आपकी बातों पे। जब हम सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बोलते हैं तो ये हमें सदन से निष्कासित कर देते हैं। तो आप बताइए कि हम न सड़क पे बोल सकते हैं ना सदन में बोल सकते हैं। कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कल जो है इन लोगों ने हमें परमिशन नहीं दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब बताइए विपक्ष पार्टियां करे तो करे आखिर में क्या? आप हमें रण का मतलब ये होता है, रण का मतलब ये होता है कि आप हमें लाख पाबंदियां लगा दें कि हम अपना जनता की आवाज को नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपकी हर पाबंदियों को तोड़ते हुए और जनता की आवाज को उठाएंगे, यही कहलाता है रण। और लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं ना रण करने देंगे ना रन करने देंगे, ना रण करने देंगे ना आपको भागने देंगे। रन की बात सुन लीजिए, विजय माल्या रन कर गए, मेहुल चौकसी रन कर गए, मोदी जी, ललित मोदी रन कर गए, तो इनके दोस्त लोग रन कर गए। हम कहाँ रन किए? हमें राहुल गांधी जी को 50 घंटे। हरीश जी क्या करें, विपक्षी पार्टियां ना सदन में बोलने देते हैं, ना सड़क पे बोलने देते हैं, ना प्रदर्शन करने देते हैं, ना रण करने देते हैं। सर जाए तो जाए कहाँ? तानाशाही चल रही है क्या? देखिए ये तो एक वही बात है ना कि विक्टिम कार्ड प्ले करना। और प्रदीप जी मैं आ रही हूँ एक सेकंड। वास्तविकता यह है कि आज न कांग्रेस के पास नेतृत्व है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, तो कहाँ ये धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन से तो खुद ही भागते हैं, और धरना प्रदर्शन से तो खुद ही भागते हैं। ये सब बातें तो कहने की हैं, जो जहाँ पे प्रदर्शन जिसको करना होता है करते ही है। अपनी कांग्रेस ने भी कई अपने जो उनके कार्यक्रम थे इस तरह के उन्होंने क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं? वो भी तो है। पहले जब राहुल गांधी का जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता
जरा जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदर्शन नहीं किया था क्या? आपने भी देखा होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये बातें कहना कि साहब वो बंद कर देते हैं और बात करने नहीं देते, ये तो एक कोरी बकवास है। आप नहीं तो अब तो ये कह रहे हैं कि रण होगा, सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा। तो अब वो रण करने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो सरकार का काम है इन चुनौतियों को देखना, और ये चुनौतियों से कहाँ कोई भाग रहा है। वो अगर कोई क्या उनकी योजना है, क्या रण करेंगे, जो असली रण है वो तो असली रण है कानून। अब कानूनी रण में जहाँ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ चूंकि उनके पास कोई मटेरियल है नहीं अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए, तो वो सड़क पर रण की बात कर रहे हैं, वो भी सामने ही आएगा। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से बात रखिए। जहाँ तक रहा सवाल, कोई भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन का मतलब, विरोध प्रदर्शन का मतलब है शांतिपूर्ण ढंग से करना। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को या किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को या सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या कोई हिंसात्मक रवैया अपनाने की कोशिश करेगा, तो कानून है, कानून प्रशासन है, वो उससे निपटेगा। ठीक है, लेकिन सदन की कार्रवाई के बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिया गया, ये कानूनन कितना ठीक है प्रदीप जी? नेहा जी, ईडी या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या कोई दूसरी एजेंसी हो, वो अपने एक एक्ट के दौरान उसके चार दीवारी के अंदर रहकर काम करना होता है उनको, कोई भी हो। अब बात ये आई कि अगर हम सेक्शन 50 की बात करें, अगर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट बात करें जिनके तहत ईडी कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट के ही जो जजमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ईडी है वो अपना काम इन जो कानून के दायरे में रहकर कर सकती है। और सेक्शन जो 50 है ईडी का, वो उसको परमिशन, वो सेक्शन 50 के माध्यम से ईडी के पास पावर है कि वो किसी को किसी गवाह को सम्मन कर सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको इम्पाउंड कर सकती है, जब्त कर सकती है। तो ये उसका प्रोसीजर है। ईडी के एक्ट में कहीं पे, जहां तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो कोई भी टाइम ऐसा डिफाइंड नहीं है कि भाई आप अगर किसी को कॉल करना है, आपको कॉल उस आदमी को किसी टाइम के हिसाब से नहीं करना है, उसकी जरूरत के हिसाब से करना है। अगर जरूरत उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे है और वो आदमी कहीं पे, वो कोई भी हो आदमी, क्योंकि लॉ तो सबके लिए इक्वल है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आम आदमी। तो अगर एक कानून ने किसी एजेंसी को एम्पावर किया हुआ है, तो मतलब किसी भी वक्त पे वो ईडी जो है वो बुला सकती है, कॉल कर सकती है। ठीक है, रामप्रकाश पांडे, उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी को भी कॉल करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करें। ठीक है सर, ठीक है। रामप्रकाश पांडे जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी फिर से प्रदर्शन करने जा रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। अभी तक तो आप लोग ये कहते थे दिखावा है, छलावा है, सिर्फ कहीं ना कहीं दिखावा करने के लिए ड्रामा कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, टीएमसी साथ देगी क्या? हम सहयोग, हमारी सुप्रीमो गई हुई है दिल्ली, वो सोनिया गांधी से मिलेंगी, हर संभव उनसे बात होगी, तो जो निष्कर्ष निकलेगा उसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो महंगाई और बेरोजगारी आप लोगों को लगती है, नहीं लगती है? ये पूछने की चीज है, ये आम आदमी को पता है। ये किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि तो महंगाई और बेरोजगारी की क्या समस्या है। ठीक है, रत्नाकर जी, आप लोग कह रहे हैं देखिए हमें तो कहीं बोलने नहीं दिया जाता। आज राज्यसभा में जिस तरह से तीखी नोकझोंक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से हंगामा काटा, आप लोग कह रहे देखिए बोलने नहीं दिया जाता। राज्यसभा में तो आज इतना हंगामा हुआ इसी बात पर कि ईडी की तरफ से बीच सदन में बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया, वैसे बुलाया गया, ये किया गया, वो किया गया, विरोधियों को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है, दुरुपयोग कर रही है,
इस तरह के तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए। कहाँ आप लोगों को रोका जा रहा है, कहाँ ये कहा जा रहा है कि मत करिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो दिखता है वो उल्टे ही करते हैं। वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार काम करती है, राहुल गांधी को उल्टा ही लगता है। राहुल गांधी को जो सच लगता है वो राहुल गांधी कहते हैं और नहीं, वो तो कह रहे हैं ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया उनका। अगर बेताल को उल्टा पेड़ पे लटका दिया जाए तो उसको सब चीज उल्टा दिखता है, और राहुल गांधी सीधे खड़े हैं, उनको सब चीज सीधा लगता है, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वो हमेशा जनता के पटल पे लाकर वो दिखाना चाहते हैं। महंगाई की, बेरोजगारी की बात करना उल्टा दिखाने का काम है क्या? जरा आप बता दीजिए। क्या किसानों के हित की बात करना, किसान आंदोलन कर रहे थे, वो काले कानून लगा रहे थे, उनके हक की बात करना, ये उल्टा सोचना है क्या? अरे ये खुद उल्टा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये पूछ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को कानून से ऊपर मान रही है क्या? प्रश्न दोहराइए। क्या कांग्रेस पार्टी खुद को कानून से ऊपर मानने लगी है क्या? देखिए नेहा जी, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये लोग रन की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी रन भी नहीं करने देंगे। कौन भाग रहा है ये बताइए। 50-50 घंटे आप राहुल गांधी से पूछे, कई दिन बुलाए, हर समय जहां आपने कहा, जितना देर तक आपने पूछताछ की हम वहां पे उपलब्ध थे। आपने सोनिया गांधी को जितनी बार बुलाया, सोनिया गांधी, लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी ये तो बता नहीं पाए कि वो यंग इंडिया के निदेशक है या नहीं। कह रहे राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं बताया कि वो यंग इंडिया के निदेशक हैं? नहीं, ये तो वो आपके सामने आगे थोड़ी बोलेंगे। आप तो कह रहे थे। नहीं सर, मैं ये सवाल नहीं उठा रही हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, देखिए नेहा जी, ईडी के सामने राहुल गांधी जवाबदेह है, और वो भी कंपनी में जिसमें आरोप लगा है। अब वो थोड़ी इनके हर नेता के प्रश्न का जवाब देते आएंगे, कहेंगे कि भाई आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे। ये तो कुछ भी उलझुल बातें करते रहते हैं, सदन में भी बातें करते हैं और यहाँ पे बैठ के भी उलझुल बातें करते रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। सारे तथ्य तो मैंने आंकड़े जो है कहीं न कहीं प्रमाणित आंकड़े उठाकर मैंने दिखाए हैं इनको। तो इनको जब आईना दिखाइए तो इनको लगता है सब झूठ है, और इनकी तारीफ करिए तो ये लगता है कि विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे आप लोग क्या विश्व गुरु बनेंगे? दही दूध पे टैक्स लगा के लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई कमर तोड़ महंगाई ला दी है, बेरोजगारी जो है चरम पे हो गई है। आप लोग क्या विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? आप लोग तो एक प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। बार बार बुलाने का, आप लोगों को देश दुनिया को दिखाने का यही चरित्र है आपका, कि आपकी मंशा है कि इनको जितनी बार बुलाएंगे उतना जो है कहीं न कहीं धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगी होती है। इस तरह का शगुफा देते जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ नेहा जी, ये आप 2G घोटाले का मामला उठाकर देख लीजिए। विनोद राय जो उस समय कैग के प्रमुख थे, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और उस पर पूरी सरकार बदल गई। लोगों कांग्रेस पार्टी की इमेज को, छवि को खराब करने की कोशिश इन्होंने किया। ठीक है, और वही विनोद राय, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश हरीश जी सरकार की तरफ से की जा रही है। बदनाम करना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को? तो देश की जनता कांग्रेस को खारिज न कर दे। कांग्रेस के जो कृत्य हैं वो देश दुनिया के सामने है, और इस मुल्क को उसी जिसकी बात कह रहे थे रत्नाकर जी, केवल पब्लिसिटी, गरीबी हटाओ, ये करो, उसी में राज करते रहे। गरीबी बढ़ती रही, देश लुटता पिटता रहा, कश्मीर जैसा नासूर पाले रहे, वहाँ के हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा, ये चुपचाप बैठे रहे, यहाँ आंख बंद करके देखते रहे। आतंकवादी पूरा यहाँ लोगों को मार मार के जाते रहे, आंख बंद करके देखते रहे। तो ये कांग्रेस का जो कल्चर है वो जनता ने बखूबी पहचाना है। नहीं तो ये कह रहे देखिए आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर हिंदू पे आ गए, फिर हिंदू पे आ गए, फिर हिंदुत्व का मुद्दा आप लोगों ने उठा दिया, फिर धारा 370 का मुद्दा उठा दिया। क्या ये असलियत नहीं है? क्या ये असलियत नहीं है कि हजारों कत्लेआम कर दिए गई? असलियत नहीं है? इस सच से क्या हिस्ट्री का कोई पन्ना मोड़ सकता है कोई? 370 को ये नासूर पाले रहे, इसको कोई सर, लेकिन अभी तो लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, इससे निजात दिलाने की बात की जानी चाहिए ना। ये इम्पीचमेंट की इनकी जो पॉलिसी थी उसको लेकर के ये 70 साल 50-60 साल तक रूल करते रहे, और आज ये बड़े भारी दूध के धुले बने हुए हैं।
आज जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इनको सब बड़ी परेशान लग रही है। बहुत सारा लोकतंत्र इनको खतरे में नजर आ रहा है, सारा संविधान इनको खतरे में नजर आ रहा है। जब ये इमरजेंसी लागू करके पूरे देश के नेताओं को उठा करके मार करके जेलों में बंद कर दिए थे जेपी बाबू को, तो इन्होंने नहीं सर, जब जो पार्टी सत्ता में होती है वो तो दूध की धुली होती है, तब तक होती है जब तक सत्ता में होती है। आप भी अभी सत्ता में, इसलिए आप दूध के धुले हो। जब आप सत्ता से बाहर हो जाओगे तब आप लोगों के भ्रष्टाचार उजागर होंगे ना सर, अभी थोड़ी ना होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को कभी बराए ताक नहीं रखा। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगा करके पूरे संविधान को बराए ताक रख दिया था और एक पूरे देश से हजारों हजार नेताओं को उठा के जेल में सूट दिया था। ये कांग्रेस पार्टी है, ये बात करेंगे संविधान की और संविधान की रक्षा की बात करेंगे। इमरजेंसी भाजपा भी वही इस तरह से कांग्रेस पार्टी कि विरोधियों को खत्म कर दिया जाए, देश में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लोकतंत्र रही ना जाए, लोकतंत्र ही खत्म कर दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का रूलिंग था। पन्ना फाड़ के फेंक देते थे प्राइम मिनिस्टर का राहुल गांधी। ये कांग्रेस की लीडरशिप थी, ये संविधान था इनका। इस संविधान की रक्षा के लिए ये बात कर रहे हैं। तो केवल बातें करने से नहीं होता। अगर बहुत ईमानदार चरित्र होता कांग्रेस पार्टी का तो जनता कतई बर्खास्त नहीं करती कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जनता जनार्दन ईमानदार अच्छे आदमी को ही पसंद करती, ईमानदार को ही पसंद करती। नहीं सर, सत्ता से बेदखल भी कर सकती है और सत्ता में बिठाती भी है। ये सत्ता में बिठाती भी। आप अभी रत्नाकर जी कह रहे थे, देखिए आप भी दो थे तो ज्यादा गुरूर करने की जरूरत नहीं है, दो से ही पहुंचे हैं यहाँ तक। गुरूर हम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को जब ये संविधान को तालिम बंद कर दिए थे तब इनको कहीं लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। आज जब भ्रष्टाचार में सवालिया निशान में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है तब इनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। तो ये चलन गलत है। टीएमसी बड़ी दूध की धुली बनती थी, आज सामने आ गया। चुनाव होता तो सब यही कहते, तो चुनाव था इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। ये इस तरह से ये बात नहीं चल सकती। कभी भी सच को न दबाया जा सकता। अब तो राम प्रकाश पांडे जी आप लोग बोलने लायक नहीं रहे कि देखिए अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं। देखिए एक अगर मिल गया है तो पूरा दल बना कलंकित नहीं हो गया है। और ममता बनर्जी ताकत के साथ ही आगे बढ़ रही है। दल का जो निकला था एक उसको निकाल दिया गया। भ्रष्टाचार घोटाला बिना आपकी मुखिया के कंसेंट के नहीं हो गया। ये तो अपनी जिम्मेदारी से तिश्तरी करने के लिए साइडलाइन कर दिया गया ना। तब बोलिए, साबित कर सकते हैं तब बोलिए, साबित करने से नहीं बोलिए। अब कैसे साबित होगा पांडे जी? सरकार न्यायालय नहीं है वो हमारी सरकार, हमारी ममता बनर्जी ने पार्थ जी को अपने हर दलों से निष्कासित करके दिया है। उन्हें दल से निकाल दिया, हर पदों से निकाल दिया है, मंत्री से निकाल दिया। ये एहसान कर दिया क्या? ये तो करना ही था ना। जब भ्रष्टाचार में लिप्त है आपकी मंत्री, आपकी नेता, उसके बाद भी अगर आप पार्टी में रखेंगे क्या उस नेता को? अच्छा नेहा जी मेरे को ये बताइए कौन से ऐसे दल में कोई दोषी नहीं है कि राजनीतिक दल में मतलब आप भी उससे अछूते नहीं है ना, आप भी उससे अछूते नहीं है। आप फिर स्वच्छ राजनीति की बात मत करिए, बोल दीजिए सब दलों में है तो हमारे दल में भी है। वो भी धोया तुलसी पत्ता नहीं है, वो भी गंगा पवित्र नहीं है, उनमें भी दोषी हैं। आज उनकी सरकार है तो उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां नहीं जा रही है, कल गति से हट जाएंगे उन पर सेंट्रल एजेंसी जाएंगी। जो प्रक्रिया भारत में आ रही है, प्रमाण मिले आप उनको प्रस्तुत करिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना। नहीं ये बता तो रहे थे अभी आपको बताया तो रत्नाकर जी ने। येदियुरप्पा पे कितने पैसों का लेन देन की बात की गई, नारायण राणे पर 10,000 करोड़ रुपए के गबन के आरोप है, वहाँ पर क्यों नहीं आप ईडी की छापेमारी करवाते हैं? करवाइए ना जांच वहाँ पे भी। जी केवल कह देने का आपके यहाँ कह दिया जाए कि आपके ऊपर गबन के आरोप है, आपके यहाँ ईडी छापा मार देगी। अगर आपके पास कुछ तथ्य है, कुछ प्रूफ है तो आप दीजिए ना ईडी को। ईडी को दीजिए, पब्लिक डोमेन। नेहा जी अभी भाजपा का परसेप्शन बनाने के लिए भाजपा ये खेल खेल रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन गिरी हुई है। उन्होंने जो बोल के आए थे जनता के पास वो एक वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए बोले थे, कहाँ है नौकरियां? बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए जब मूल्य की वृद्धि बढ़ी हुई है, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, गैस का दाम 1000 के ऊपर चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। तो ये अपना एक प्रहसन बनाने के लिए ईडी को प्रयोग कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है। आप बड़े भाषण कर लें, आम जनता जानती है कि महंगाई बढ़ी तो उसके पीछे कारण कोविड है।
2-2 साल सर कोविड चले गया, अब तो कोविड चले गया, अब तो आप अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने की बात करते हैं, कहते हैं अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई, लोगों को रोजगार मिल गया, बेहतर तरीके से चीजें चलने लगी। अभी भी आप कोविड का बहाना लेके बैठे। रत्नाकर जी जल्दी से बात रखिए। नेहा जी, मैं इनकी बातों पे हंसी आ रही है मुझे। ये कोविड के पहले भी 8 क्वार्टर तक जीडीपी लगातार गिरी है, शायद इनको जानकारी नहीं है। और सदन में देखिए निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि रूस जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं जो है एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अरे भाई जरा ये भाजपा वालों से पूछिए कि आप कभी रूस का गेहूं खाए हैं क्या? अमेरिका का गेहूं खाए हैं? ऑस्ट्रेलिया का गेहूं खाए हैं? अरे हमारे किसान जो गेहूं उत्पादन करते हैं वही खाए हैं। तो कांग्रेस के राज में खाते देते हैं कि वहाँ कांग्रेस के राज में खाते थे, बीजेपी के राज में जितनी तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। आती है। देखिए 8 साल हो गए, कांग्रेस के कांग्रेस के राज में अमेरिका रूस का गेहूं लोग खाते स्थिति को है जो बद से बदतर करने का मोदी जी के राज में तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए या कोई भी मुद्दा ले लीजिए। आज जब मुद्दों की बात करते हैं हम तो हमारी आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। जहाँ पे इनकी सत्ता नहीं होती है वहाँ ऑपरेशन लोटस चला करके सत्ता हासिल करते हैं। तो ये सारा प्रकरण आप देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है और समझ बिल्कुल देश की जनता भी देख रही है और वक्त आने पर जवाब देगी और बहुत बेहतर तरीके से जवाब देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।